नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट जॉब है, जो टेक्निकल पोर्शंस या लैब के रिलेटेड जॉब्स है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका जो जॉब लोकेशंस है वो कहाँ पे रहता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है इस एग्ज़ाम में, जो टेक्निकल पार्ट्स के हिसाब से आते हैं, तो वो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है या कौन से एरिया है हेल्थ डिपार्टमेंट के उसके ऊपर अपने को सवाल पूछे जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग कि उसके यूज़ क्या है और उसके ऊपर कौन से सवाल आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले अपना जो फेवरेट चैनल है बियॉन्ड बेसिक लर्निंग, उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ऑटोक्लेव इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ऑटोक्लेव जो है वो किस हेड के अंदर आता है। जब हम हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टरलाइजेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन के दौरान हम चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो ऑटोक्लेव यानी स्टरलाइजेशन होना ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम वहाँ पे बॉडी का पार्ट कट करके बॉडी ओपन कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो इन्फेक्टेड ना हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। यानी अगर हम ऑटोक्लेव नहीं करेंगे, इसको स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो ऑलरेडी बैक्टीरिया अवेलेबल और प्रेजेंस है उस इंस्ट्रूमेंट पे, ओके, तो वो ऑलरेडी अपने बॉडी में इंटर कर जाएंगे और उससे अपने को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें उसको स्टरलाइज यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्टरलाइजेशन करना ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन के अगर अब हम ये डायग्राम देखेंगे तो स्टरलाइजेशन के एक्चुअली 3 मेथड्स है: फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। हम आज जो सीखने वाले ऑटोक्लेव वो आता है एक्चुअली फिजिकल मेथड में, और फिजिकल मेथड में भी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है उसके अंडर अपना ऑटोक्लेव आता है। अगर हम ये इमेजेस देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग साइज़ के ऑटोक्लेव दिखाई देंगे। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यानी कि अपना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है स्टरलाइजेशन करने का वो कितना है, उसके हिसाब से ऑटोक्लेव का साइज़ फिक्स हो जाता है। अगर छोटा हॉस्पिटल हो जाए तो छोटा ऑटोक्लेव, और उसका उससे बड़ा अगर हॉस्पिटल हो जाए ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी उसका रिक्वायरमेंट जो मटेरियल है वो अगर ज़्यादा है, तो हम बड़ा ऑटोक्लेव यानी हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव लेते हैं। और अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर देखें तो वहाँ पे उसका जो मटेरियल है, मटेरियल रिक्वायरमेंट स्टरलाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे, इसलिए हम जो ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं वहाँ पे तो वो हाई स्केल पे रहता है, उसका जो एरिया रहता है यूटिलाइजेशन का तो सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जो स्टरलाइज रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे रहता है, इसलिए वहाँ पे जो स्केल है वो ऑटोक्लेव का वो सबसे बड़ा रहता है। और हम हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में देखा जाता है तो छोटे छोटे साइज़ के ऑटोक्लेव रहते हैं। ऑटोक्लेव देखे जाए तो दो टाइप में रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आप 90 के दशक में अगर देखें आप, तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल या क्लिनिक में आप जाते थे तो वहाँ पे जो इंजेक्शन के लिए निडल्स यूज़ करते थे वो रीयूज़ करते थे। उसे रीयूज़ करने से पहले उसको वाटर बाथ में बॉयल करते थे कुछ मिनट के लिए, और उसको रीयूज़ करते थे। लेकिन जब HIV जैसे जो इन्फेक्टेड डिसीजेस है जो ब्लड के कांटेक्ट से या सेम नीडल्स यूज़ करने के बाद होते थे, उसके बाद जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई तो उसमें देखा गया कि जो अब हम जो वाटर बाथ में बॉयल करने के बाद भी वो वायरस उसमें ज़िंदा रहता था, इसलिए वहाँ से वो बैन कर दिया गया। और जो बाद में रीयूज़ का जो पैटर्न था अपना नीडल्स का, तो वो बंद हो गया और वहाँ पे सिर्फ सिंगल यूज़ का अभी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या है कि ऑटोक्लेव में जैसा स्टरलाइज होता है वैसा सेम स्टरलाइजेशन वाटर बाथ में नहीं होता, क्योंकि वाटर बाथ का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड नहीं होते। इसलिए वहाँ पे जो हम रीयूज़ करते थे नीडल्स, तो उसको बैन कर दिया गया और सिर्फ सिंगल यूज़ के नीडल ही अभी करंटली हम यूज़ करते हैं। अब तक हमने जितना देखा उसमें हमें पता चला कि ऑटोक्लेव हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन यानी जो पूरे बैक्टीरिया जो रहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे या किसी मटेरियल पे, उसको पूरे के पूरा किल करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। और ऑटोक्लेव है फिजिकल मेथड का एक पार्ट है। फिजिकल मेथड में भी
मॉइस्ट हीट का एक पार्ट है। तो अगर यहाँ पे अब हमने देखा कि इस पे 3 सवाल आ सकते हैं कि ऑटोक्लेव यूज़ कर सकते हैं हम किस चीज़ के लिए? तो स्टरलाइज़ेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन-सा मेथड में आता है? तो फिज़िकल मेथड में, स्टरलाइज़ेशन के फिज़िकल मेथड में ये आता है और फिज़िकल मेथड में भी मॉइस्ट हीट के अंदर ये ऑटोक्लेव का एक पार्ट आ जाता है। हमने अभी देखा कि वाटर बाथ में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम उसमें वाटर डालें और उसको वाटर बाथ को चालू कर दें, तो एक आधे घंटे या पौन घंटे के बाद वो बॉयल होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम वो वाटर बाथ चालू ही रखेंगे, तो फिर भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और वो हम जो उसका लीड है, वो हम क्लोज़ नहीं करते परफेक्टली, तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आगे नहीं जा सकता। तो ऑटोक्लेव में यही चीज़ को हमने वहाँ पे सॉल्व करने का जो रिसर्चर्स ने सॉल्व करने का प्रोसेस किया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोक्लेव है वहाँ पे उसको लीड जो है वो परफेक्टली बंद किया जाता है। तो इसलिए उसका प्रेशर की वजह से वो जो टेम्परेचर है वो आगे जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के आगे। और जब रिसर्च ने देखा कि वो मैक्सिमम उसको पूरा स्टरलाइजेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो है वो किल होने के लिए मिनिमम जो टेम्परेचर लगेगा उसका 121 डिग्री सेल्सियस लगेगा और उस प्रोसेस के लिए टाइम लगेगा 30 मिनट्स अगर लोड ज़्यादा हो तो। लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। जनरली इससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड, तो उसमें जब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेम्परेचर रहता ऑटोक्लेव का टाइम और टेम्परेचर क्या रहता, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन आते। तो अपना सही जवाब आएगा कि 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये सवाल आएगा कि हु इन्वेंटेड और डिस्कवर द ऑटोक्लेव, तो उसका आंसर आएगा चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने उनके जो डिस्कवरी, उनको हम इन्वेंटेड ही बोलेंगे क्योंकि उसके पहले उनका जो ऑटोक्लेव का इन्वेंशन होने वाला था, उससे पहले प्रेशर कुकर का इन्वेंशन हुआ था। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उन्होंने ये ऑटोक्लेव मेडिकल यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। अगर सवाल आएगा कि हु डिस्कवर या इन्वेंटेड द ऑटोक्लेव, तो उसका सही जवाब आएगा कि चार्ल्स चैम्बरलैंड। चलो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका स्टरलाइजेशन जो है प्रॉपरली हुआ है या नहीं। हम जब घर में चावल या दाल पकाते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर 3 सीटियाँ हो जाए कुकर की, तो वो दाल पक गई, ऐसा हम एक्चुअली अज़म्प करते हैं क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकली किया रहता है 2-3 बार, तो उस हिसाब से हम उसको गेस करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे ऑटोक्लेव में जनरली प्रेशर गेज रहता है उसके ऊपर। वहाँ पे वो टेम्परेचर शो करता है जो प्रेशर है अंदर, तो वो वहाँ पे शो करता है। तो अ, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये इस टेम्परेचर में अभी 121 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर गया है। तो वहाँ से हम 15 मिनट्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ऑटोक्लेव बंद करते हैं। हाँ, लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपका जो प्रेशर जो गेज है अगर वो प्रॉपर्ली ना काम करे और ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे शो अगर 121 डिग्री सेल्सियस करता है, लेकिन अगर प्रॉपरली नहीं होता, तो आपका स्टरलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता और जो ऑपरेशन प्रोसीजर है, तो वो फेल हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक इंडिकेटर रहते हैं, जो कि जनरली हम जो हॉस्पिटल्स में है, तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन या जो करना क्या है मटेरियल, तो वहाँ पे उसके ऊपर हम केमिकल इंडिकेटर लगाते हैं। जनरली अभी मार्केट में टेप के फॉर्म में इस टाइप में जो इमेज में बताया गया है उस टाइप में केमिकल इंडिकेटर्स रहते हैं और उसको जब वो केमिकल 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो उसका जो कलर है वो वाइट से ब्लैक हो जाता है। तो हमें क्लियरली इंडिकेट हो जाता है कि ये टेम्परेचर को एक्सपोज हुआ है, जो अपने को टेम्परेचर चाहिए था, और ये प्रॉपरली स्टरलाइज हुआ है, ऑटोक्लेव हुआ है, ये वहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑटोक्लेव का डिस्कवर किसने किया है, वो कौन से पोजीशन में आता है, हॉरिजॉन्टल आता है या वर्टिकल आता है, उसका यूज़ कैसे रहता है। और हमने और भी देखा कि जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर रहता है वो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स रहता है स्टरलाइजेशन के लिए। और हमने देखा कि स्टरलाइजेशन के वक्त हम उसको केमिकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, यानी हमें पता चल जाए कि सक्सेसफुली अपना स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेव हुआ है इसलिए।
अगर बेसिक कुछ सवाल आ भी जाए ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग, तो यही आ जाएगा कि ये स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है या नहीं, और ये कौन से मेथड में आता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये जनरली बेसिक, और इसका डिस्कवर किसने किया है, ये एक 4-5 सवाल अगर पकड़े, तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ सवाल ऑटोक्लेव पे नहीं आएंगे। अगर हम क्लास 3 पोस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो ये बेसिकली सवाल हमें पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। चलो हम एक सवाल देखेंगे जो इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था। सवाल है कि ऑटोक्लेव्स आर यूज इन द मेडिकल एप्लीकेशंस टू परफॉर्म, ऑप्शन है वल्कनाइजेशन, हीटिंग, स्टरलाइजेशन एंड क्लीनिंग। अगर इसका हम जवाब देखेंगे, तो अभी हमने जो अभी पढ़ा, तो उसके हिसाब से इसका जवाब आएगा ऑप्शन सी, स्टरलाइजेशन। बट व्हाट अबाउट द अदर ऑप्शंस? ओके, वी शुड नो द अदर ऑप्शंस टू. As we all know, the autoclaves are used in the medical applications to perform sterilization, and in the medical industry to cure coating and vulcanization rubber for the hydrothermal synthesis. There are other industrial applications also. अगर हम दो जो जनरली हम हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए, तो डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो डिसइंफेक्शन जो होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो पैथोजेंस है उसका लोड जनरली कम करने का हम ट्राई करते हैं, जिसके जो अगर लोड कम हो जाए, तो जो बचे वाला लोड है उससे हमें ज़्यादा बीमारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको उसको वो ट्रीट कर जाएगा। इसलिए हम जनरली डिसइंफेक्टेंट के बारे में देखा जाए, तो अगर हम बर्तन वॉश करते हैं, तो वो भी एक डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो अगर हमारे जो बर्तन है उसको क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो जो माइक्रोबियल लोड रहता है, तो वो हम वॉश करने के डिटर्जेंट के यूज़ से हम उसको लोड कम कर देते हैं। लेकिन वो 100% वहाँ पे पूरा नहीं, सर एज लाइक ऑटोक्लेव हम उसको 100% वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्पोर्स वहाँ पे किल नहीं कर सकते। डिसइंफेक्टेंट को ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो जो किल कर सकते हो, मिनिमम माइक्रोबियल लोड जो है वो जनरली मिनिमाइज़ करने का काम डिसइंफेक्टेंट करता है। लेकिन ऑटोक्लेव वही अपोजिट में 100% जो पैथोजेंस है, वेजिटेबल सेल्स और जो स्पोर्स रहते हैं, वो 100% वहाँ पे किल करने का काम ऑटोक्लेव में हो जाता है। अगर हम कोई एडवर्टाइज भी देखें डिसइंफेक्टेंट की या हैंड वॉश की, तो हमें वहाँ पे दिखा देगा कि बिफोर एंड आफ्टर में जो बताया जाता है कि वहाँ पे पहले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे शो करते हैं, और हैंड वॉश के बाद वहाँ पे एक या दो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे शो करते हैं। वही इंडिकेट करता है कि एक्चुअली जो हैंड वॉश के दौरान हम माइक्रोबियल लोड ही कम कर सकते हैं, 100% वहाँ पे किल नहीं होता, वो इनडायरेक्टली वहाँ पे मेंशन किया जाता है। अगर हम दूसरा सवाल देखें ऑटोक्लेव के रिगार्डिंग, इससे पहले जो एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द कॉमन टेम्परेचर यूज इन द ऑटोक्लेव। ऑप्शन से 109 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 122 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 135 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 142 डिग्री सेल्सियस। उसका सही जवाब आएगा 121 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जनरली हम जब देखेंगे को हमने जो पढ़ा है अभी कि जो many autoclaves are used to sterilize the equipments and supply by subjecting them to high pressure saturated steam at 121 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे, तो 249 फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर रहता है, और फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द लोड एंड कंटेंट। तो इससे अलावा ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कि बेसिकली यही सवाल रहते कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, और उसका टाइम क्या रहेगा, जो अगर हम 121 डिग्री सेल्सियस पे अगर पहुँचे, उसके बाद उसको कितने टाइम के लिए होल्ड करने का है, वो टेम्परेचर उसको जो 121 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसके बाद हमें 15 मिनट्स तक, मिनिमम 15 मिनट्स को वहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द ऑटोक्लेव? ऑप्शन है पास्चर, नंबर 2 अर्नोल्ड, नंबर 3 एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, नंबर 4 चार्ल्स चैम्बरलैंड। जैसे हमने इससे पहले जस्ट कुछ मिनट पहले ही पढ़ा था कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ऑटोक्लेव का इन्वेंटेड किया है, तो सेम यहाँ पे यही आ जाएगा कि जब हमें इससे अलावा ज़्यादा कुछ अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट ये बेसिक सवाल ही आ जाएंगे।
अगर हम एक बार ही पढ़े तो हम अगर उसको रिवाइज़ करते रहेंगे तो इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएँगे तो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। अगर हम दूसरा इसमें ऑप्शन देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखेंगे पास्चर, तो पास्चर ने जो इन्वेंटेड किया था वो हॉट एयर ओवन किया था। हमने वहाँ इससे पहले जब एक स्लाइड देखा था कि उसमें ड्राई हीट बोल के एक ऑप्शन था, तो ड्राई हीट में एक्चुअली हॉट एयर ओवन आता है, तो उसका इन्वेंटेड पास्चर ने किया था। पास्चर यानी लुईस पास्चर। और दूसरा जो ऑप्शन है अर्नोल्ड, अर्नोल्ड ओ बेकमन, उन्होंने जनरली पीएच मीटर जो है, जनरली हम पीएच जो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका इन्वेंशन अर्नोल्ड ने किया था। और थर्ड ऑप्शन जो है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ये साइंटिस्ट है, इसको हम जनरली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अगर जस्ट वी शुड नो द अदर ऑप्शंस एंड व्हाट दे हैव इन्वेंटेड इन देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनर सरफेस ऑफ द ऑटोक्लेव मेड ऑफ। जो इस सवाल में ऐसा पूछा जाए कि जो ऑटोक्लेव है उसका इनर साइड जो रहता वो किस मेटल से या किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन से माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका जवाब आएगा सी, स्टेनलेस स्टील। As we have just learned, there are two types of autoclave, horizontal and vertical type of autoclave. In the vertical autoclave, the whole autoclave is made up of stainless steel, and the outer surface of is made up of mild steel. And a vertical autoclave are used mainly for the sterilization process. आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपको समझ में आई होंगी। और एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, जिसकी वजह से आपका जो 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे वो ईज़ी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जस्ट वो कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले इसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जाने से पहले बियॉन्ड बेसिक लर्निंग ये अपने यूट्यूब चैनल एंड गाइड को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगले लेक्चर में हम दूसरे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन और उसको एमसीक्यूज़ विद डिस्क्रिप्शन सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।